लास्ट जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगले दो टॉपिक्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बेस, और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। सर डीएनए में पता है न्यूक्लिक एसिड होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का, और इसकी डिवीजन के बारे में हमने पढ़ना है कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करते हैं। सेल को माइटोसिस या मियोसिस के जरिए रेप्लिकेट कर जाता है। न्यूक्लियस की भी डिवीजन हम पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़नी है डीएनए की रेप्लिकेशन। सो डीएनए की रेप्लिकेशन की बेस होती है कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। सो हमें पता है कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो अगर आप ऐसे बनाओ कि एक स्ट्रैंड ये है, दूसरी स्ट्रैंड रेड से बना देते हैं, उसके दरमियान जो ये जो स्ट्रैंड्स होती हैं या बैकबोन होती है वो बनी होती है शुगर फॉस्फेट से, और जो न्यूक्लिक नाइट्रोजन बेसिस होती हैं वो हमारे पास होती हैं कॉम्प्लीमेंटरी। 4 नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और गुआनिन। और ये 4 नाइट्रोजन बेसिस में से एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है, और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाती है गुआनिन के साथ। इसी तरह अगर इस तरफ थायमीन आ जाएगी तो वो डबल बॉन्ड बनाएगी एडेनिन के साथ, ऐसे। तो यानी ये इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। एडेनिन के साथ हमेशा थायमीन आएगा, साइटोसिन के साथ हमेशा गुआनिन आएगा। और ये हमारे पास रेप्लिकेशन की बेस किस तरह बनती है, इस तरह की अगर आप इसके स्ट्रैंड्स को ओपन कर दो और आप आपके पास फिर मतलब ये स्ट्रैंड थी, फॉर एग्जांपल ये एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन। अब अगर आप इसको ओपन कर दो, अगर आप इस पर हाथ रख लो, तब भी आपको पता है ना कि जो दूसरी स्ट्रैंड है उसमें क्या क्या है। एडेनिन के साथ आगे क्या आना है, थायमीन ही आ सकता है, तो कुछ आ नहीं सकता। साइटोसिन के साथ गुआनिन आ सकता है। तो इस तरह ये आपके पास अगर आपको दूसरी पता चल जाता है कि रेप्लिकेट होने वाली स्ट्रैंड का ऑर्डर क्या है, और यही इसकी बेसिस होती है कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ बेसिस। अब एक और चीज है जो आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में होती है शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस। रिप्रेजेंट उसको नाइट्रोजन बेस से करते हैं। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, और ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है डीएनए स्ट्रैंड्स की, उसको प्राइमरी सीक्वेंस कहते हैं। यानी इसकी क्या सीक्वेंस है, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या होता है, ये जो डबल हेलिकल, जब एक स्ट्रैंड और दूसरी स्ट्रैंड मिल जाते हैं और फिर वो ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अच्छा, अब हमने पढ़ने हैं 3 मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, 3 थ्योरीज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहली है कंजर्वेटिव थ्योरी, फिर है सेमी कंजर्वेटिव या सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी, और लास्ट है डिसरप्टिव। कंजर्वेटिव थ्योरी में क्या है कि अगर ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, तो वो रेप्लिकेट करके एक डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बना देगा। इसको हम ब्लू से शो कर रहे हैं क्योंकि वो नए न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ से आए हैं, सेल में से, न्यूक्लियस में से, उसने आसपास बना लिए। लेकिन जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है, जो ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल है, वो वैसा ही रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। यानी एक चीज का डबल बन गया लेकिन वो चीज वैसे ही रही है, तो इसको कहते हैं कंजर्वेटिव। अब इसमें अगर देखें, क्योंकि ओरिजिनल मॉलिक्यूल कंजर्व्ड रहा है, तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कंजर्व रहेगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो भी कंजर्व रह रहे, नहीं, हाँ, क्योंकि वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है। जैसे मैंने यहाँ ब्लैक में शो किया, यहाँ भी ब्लैक में शो किया, इसका मतलब है उसका प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर सब कुछ कंजर्व है। जो दूसरा मॉडल है वो है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है एक, इसके दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाएंगे।
जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए तो एक मॉडल तो सबसे पहले ही आपके पास एक जो स्ट्रक्चर, अब सबसे पहले ही आप उसको क्रॉस कर लें। कौन सा स्ट्रक्चर? देखो सीक्वेंस तो वही रही ना, तो अभी प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब वो खुल गया तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो रहा ही नहीं, तो उसको हम पहले ही क्रॉस कर लेते हैं। अब क्या होगा कि जो उसने अपनी रेप्लिकेट करके नई स्ट्रैंड बनानी है वो सेल के अंदर से न्यूक्लियोटाइड्स लेके बनाएगा, नए न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसके अंदर हमारे पास क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर कंजर्व रहेगा? रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसकी सीक्वेंस थी एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, तो यहाँ क्या होनी चाहिए थी? थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। तो यहाँ भी तो इसकी तो वही सीक्वेंस रहेगी ना, ए सी थायमिन साइटोसिन, और इसकी यही रहेगी टी सी ए। तो अब इसके अपोजिंग अगर देखें, एडेनिन के अपोज में क्या आएगा? थायमिन। गुआनिन के अपोज साइटोसिन, थायमिन के अपोज एडेनिन और साइटोसिन के अपोज गुआनिन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कंजर्व नहीं हो गया। देखिए यहाँ ये स्ट्रक्चर इसके अकॉर्डिंग है, ये इसके अकॉर्डिंग है, और उसमें भी ऐसा ही होगा। तो यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हमारे पास कंजर्व रहेगा। यानी कंजर्वेटिव में दोनों स्ट्रक्चर कंजर्व रहे, लेकिन सेमी कंजर्वेटिव में प्राइमरी कंजर्व रहा, सेकेंडरी नहीं कंजर्व रहा, इसलिए तो इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, यानी आधा, सेमी हाफ को कहते हैं। कंजर्वेटिव में सारा कुछ कंजर्व रहा, सेमी में आधी चीजें कंजर्व रही, आधी नहीं। तीसरा जो है वो डिसरप्टिव है। डिसरप्टिव में ये है कि ये डीएनए मॉलिक्यूल है, उसमें यह है कि डीएनए मॉलिक्यूल का ना प्राइमरी स्ट्रक्चर कंजर्व रहेगा ना सेकेंडरी, वो पूरी तरह डिसरप्ट हो जाएगा अपने। वो किस चीज से बनता है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड से, तो वो न्यूक्लियोटाइड्स में अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स में टूट जाएगा, यानी ये वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। ठीक है, अब वो जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, नए न्यूक्लियोटाइड्स, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ब्लू से रिप्रेजेंट किया, उनके साथ वो मिलेगा और एक ऐसा डीएनए की मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स में न्यू न्यूक्लियोटाइड्स और ओल्ड न्यूक्लियोटाइड्स का मिक्सचर है। गेट इट? यानी इसमें ना प्राइमरी स्ट्रक्चर कंजर्व रहेगा ना ही सेकेंडरी, क्योंकि वो बिल्कुल डिस्टर्ब होकर उसने एक तरह से बनाया है। ना उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कंजर्व है, ना उसकी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये 3 मॉडल्स हो गए। अब इसमें से सबसे जो हमारे पास हमें मॉडल लगता है ना, जो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है, वो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल थ्योरी। और सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी को ही आगे से उन्होंने प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली। अब हम उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि कैसे उन्होंने प्रूव किया। जो एक्सपेरिमेंट का नाम है मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कौन सा हाइपोथेसिस प्रूव करना था? सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी, सेमी कंजर्वेटिव वाला। अब एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया, पहले ना मैं समझाती हूँ आप लोगों को। उन्होंने दो ये साइंटिस्ट थे, मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाइल, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और 1958 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने असल में इन तीनों हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, सॉरी नॉट दिस वन। उन्होंने कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्ट्रक्टिव को ही किया। और कैसे टेस्ट किया? उन्होंने बैक्टीरिया लिया, ठीक है, बैक्टीरिया को ग्रो किया एक मीडियम में। कौन से मीडियम में? ओके, यहाँ मैं बनाती हूँ। ये है हमारे पास बैक्टीरिया रेड कलर का।
अच्छा, हमें पता है कि नाइट्रोजन बेसिस जो होती है उसमें नॉर्मली हमारे पास कौन सी नाइट्रोजन होती है, N14 जो होती है वो हमारे पास नॉर्मल नाइट्रोजन होती है। इन्होंने बैक्टीरिया को, मतलब आपके जितना भी डीएनए है ना ऑर्गेनिजम्स में, यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक, उसके जो न्यूक्लियस में डीएनए में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बेसिस में वो N14 है। इन्होंने अब उसको हमारे पास ग्रो करवाया एक ऐसे मीडियम में आर्टिफिशियल जिसका अंदर नाइट्रोजन कौन सी थी, N15। अब N15 जो है वो आइसोटोप है और हैवियर है, पता चल रहा है ना, उसके अंदर 14 प्रोटॉन्स थे, इसके अंदर 15 है, हैवियर नाइट्रोजन है। अब जब उसके अंदर ग्रो किया तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सारे यहाँ वो 15 वाली नाइट्रोजन पड़ी हुई थी, तो उन्होंने अपने अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया और उनके डीएनए में आहिस्ता आहिस्ता N14 की जगह N15 इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो गई। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस N15 वाले में जो बनाए थे उसको दोबारा निकाला, ठीक है ना, और उसको फिर से N14 वाले मीडियम में रख दिया। ध्यान में बना दूंगी। ये रेड कलर में क्या है हमारे पास, बैक्टीरिया। पहले सबसे उसको किसमें ग्रो कराया था, N15 में, फिर उसको दोबारा डाल दिया N14 में, ये भी N14 है और ये भी N14 है। अब जब N14 में आया तो फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता N14 वाला नाइट्रोजन अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दी। अब उन्होंने फिर उसके अंदर से वेरियस टाइम इंटरवल्स पे डीएनए निकाला और उसको ऑब्जर्व किया और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना एक लिया एट 0 मिनट पे सैंपल लिया, एक लिया सैंपल एट अबाउट 20 मिनट्स और एक लिया सैंपल एट अबाउट 40 मिनट्स। टाइम इंटरवल इज इम्पोर्टेंट, इसको और से लिखने। फिर उन्होंने, अच्छा, इस टाइम के बाद उन्होंने क्या किया, उसका डीएनए निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल ये अगर उसका डीएनए है, ठीक है, डीएनए निकाल लिया। अब उन्होंने डीएनए को एक टेस्ट ट्यूब में डाला जिसके अंदर कौन सी सॉल्यूशन थी, सीजियम क्लोराइड की, सीजियम क्लोराइड की सॉल्यूशन। और फिर उन्होंने उसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग कर दिया। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग क्या होता है, बहुत हाई स्पीड पे गोल गोल घुमाना, पता तो। उसके बाद अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग करने की वजह से क्या हुआ कि अब देखो जो क्लोरीन होती है वो लाइट होती है, सीजियम जो होती है वो हैवी होती है। तो जब आप किसी चीज को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो साइडों पे या नीचे चले जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर चले जाते हैं। जैसे चीनी को घोलें तो चीनी नीचे बैठ जाएगी अगर अभी तो इस तरह वो हैवियर है। तो सीजियम जो है एक तरह से आपके पास एक मीडियम बन गया कि जो हैवियर थी सीजियम वो नीचे बैठ गई और कहीं सीजियम अब नीचे चली गई है और क्लोराइड ऊपर चला गया। तो एक डेंसिटी ग्रेडियंट बन गया ना, यानी आपको पता चल जाएगा कि अगर आप इसके अंदर कोई चीज डालो और वो जाके सीजियम के पास रुकती है तो वो हैवियर होती है, जबकि अगर वो क्लोराइड के पास रुकती है तो वो लाइटर होती है, ठीक है। अब अगर फर्ज करो कि आप इसके अंदर कोई डीएनए डालते हो जिसके N15 स्ट्रैंड्स हैं, ये अगर मैं आपको यहाँ बताऊं कि ये आपके पास वो था
दो टेस्ट ट्यूब्स हैं। यहाँ नीचे क्या होगा सीजियम, ऊपर क्या होगा क्लोराइड। अब आप इसमें ना कोई डीएनए डालते हो जिसके N15 वाले स्ट्रैंड्स है तो वो हैवियर होगा या लाइटर, N14 का कंपैरेटिवली हैवियर होगा, तो वो N15 वाला यहाँ आएगा, जबकि N14 वाला इधर आएगा। अगर कोई डीएनए ऐसा हो जिसके ये दो स्ट्रैंड्स हैं, एक N14 वाला हो और एक N15 वाला हो, तो वो कहाँ आएगा? वो दोनों, वो जिसके दोनों N15 होंगे उससे कम हैवी होगा, लेकिन जिसके दोनों N14 होंगे उससे ज्यादा, तो वो यहाँ कहीं दरमियान में आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? N15 वाले अगर दोनों स्ट्रैंड्स हो तो इट इज हैवी, इट इज नियर द बॉटम, नियर सीजियम। अगर N14 वाले दोनों स्ट्रैंड्स हैं तो हल्का होगा और क्लोराइड के पार होगा। और अगर एक स्ट्रैंड N14 का है और एक N15 का होगा तो दरमियान में होगा, सीजियम और क्लोराइड के ग्रेडियंट के दरमियान में। अब ये बात याद रखनी है, इसी की बेसिस पे हमने आगे अपना एक्सपेरिमेंट देखना है कि उन्होंने क्या किया। ये देखते, ये उन्होंने, अच्छा अब उन्होंने जो 0 मिनट पे निकाला था ना, उसको जब उन्होंने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग किया तो वो कुछ ऐसा उनके पास लुक गई। उनके पास जो डीएनए था वो सारा का सारा नीचे हैवियर था, सीजियम वाले हिस्से में था, तो सीजियम वाला हिस्सा है, ये क्लोराइड। जब 20 मिनट्स के बाद निकाला तो वो डीएनए कहीं दरमियान में पड़ा हुआ था, इस सीजियम और क्लोराइड के ग्रेडियंट के। जबकि जब 40 मिनट्स बाद निकाला तो डीएनए ऐसे था, ऊपर भी पड़ा हुआ था और दरमियान में भी पड़ा हुआ था। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक्सपेरिमेंट। देखो, सबसे पहले उन्होंने N15 वाले ग्रेडियंट है उसको उगाया, तो उसके अंदर N15 इनकॉर्पोरेट हो गया, उसका डीएनए हैवी हो गया। फिर उसने उसको दोबारा N14 में लाया। अब N14 में जब उसने 0 मिनट पे निकाला, तो 0 मिनट में नहीं अभी डाला, अभी निकाल लिया, कोई रेप्लिकेशन कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। 20 मिनट्स बाद, 20 मिनट्स इज द टाइम फॉर 1 डिवीजन, ओके। 20 मिनट्स 1 डिवीजन का टाइम है, तो 1 डिवीजन हो चुकी थी ना, यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 डिवीजन। तो यानी अगर ओरिजिनल स्ट्रैंड, अब मैं आपको साथ साथ ड्रॉ करके दिखाती हूँ, अगर ओरिजिनल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कुछ ऐसी थी, ये N15 वाली है, ओके, रेड से N15 लॉजिक कर रहे हैं, ठीक है, ये भी 15 वाला है, ये भी 15 वाला है, तो 0 मिनट में भी वो ऐसी ही रही होगी। 1 डिवीजन के बाद क्या हुआ होगा? दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होगी, जैसे हमने पहले वो मॉडल में पढ़ लिया, और उनके इर्द गिर्द एक N14 वाली स्ट्रैंड आ गई, क्योंकि वो उनके इर्द गिर्द हर जगह N14 था, तो उनको जो नए न्यूक्लियोटाइड मिले वो N14 के थे, ये 14 है। और अगर ये 0 मिनट पे था, सॉरी, ये 0 मिनट पे है, ये 20 मिनट पे है, और अगर आप 20 मिनट्स और गुजार दें तो ये दोनों भी डिवाइड कर जाएंगे, फिर क्या होगा? इसमें जो रेड वाला है, हम एक की डिवीजन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरे की सेम वैसी होगी। रेड वाला इधर हो गया और N15 वाला और ब्लू वाला सेपरेट हो गया। अब बाहर से तो हमेशा 14 के आना, क्योंकि मीडियम 14 का है, तो वो लाइटर था, तो कुछ ऐसा बन जाएगा आफ्टर 40 मिनट्स। तो अब इसको हम देखते हैं कि उन्होंने जब 0 मिनट के बाद निकाला तो उनके पास एक ऐसा डीएनए आया जो हैवियर था। अब वो हैवियर क्यों था? क्योंकि वो दोनों चेन्स उसकी 15 वाली थी, अभी कोई रेप्लिकेशन ही नहीं हुई थी। जब उन्होंने 20 मिनट्स के बाद निकाला तो उनके पास एक ऐसी बैंड आई जो कि दरमियान में थी। दरमियान का मतलब ये है कि अगर देखो ये है ना 20 मिनट्स बाद, उसकी एक चेन क्या है, हम एक डीएनए मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे जब भी रेप्लिकेशन होगी, क्योंकि दूसरा उसी की तरह रेप्लिकेट किया हुआ। तो अब देखो दूसरा वो किस तरह होगा, उसकी एक चेन रेड है यानी 15 हैवियर है, दूसरी लाइटर है, तो वेट इंटरमीडिएट हो जाएगा ना, तो वो दरमियान में आएगा।
जबकि अगर डबल टाइम के बाद 0 नहीं 20 नहीं 40 मिनट्स के बाद निकाला तो आपके पास 2 डिवीजन हो चुकी हैं। तो अब एक चेन में एक हैवी और एक लाइट स्ट्रैंड होगी, जबकि एक डीएनए मॉलिक्यूल में दोनों हैवियर स्ट्रैंड्स होंगी। तो एक जो होगा वो जो ये दोनों लाइटर होंगी, तो जो लाइटर वाला है वो क्लोराइड के पास होगा, क्योंकि क्लोराइड लाइटर है, ग्रेडियंट में ऊपर होगा, जबकि जो इंटरमीडिएट है वो दरमियान में आएगा। तो ये समझ आ गई। तो अब इससे कौन सी हमारे पास मॉडल वो होता है, प्रूव होता है। अगर तो ये सेमी कंजर्वेटिव, अगर आप इस पर नजर टिकाएं तो ये क्या सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी नहीं कि स्ट्रैंड सेपरेट हुई हैं, लेकिन वो डिस्ट्रप्टिव तो हो ही नहीं ना सकती, डिस्ट्रप्टिव तो निकाल दी। डिस्ट्रप्टिव होती तो ये वेट उनका कहीं इंटरमीडिएट आता, ऐसे कभी ना आता, वो टूट जाती स्ट्रैंड। और वो कंजर्वेटिव भी नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव आता तो ऐसा मॉलिक्यूल दोबारा यहाँ आता और वो दोबारा इधर आता है। ये सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी आपके पास प्रूव हो गई, सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी प्रूव हो गई इससे। सो इससे प्रूव हो गया कि जो डीएनए जिसका स्ट्रक्चर वॉटसन क्रिक ने मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था वो डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड में। इसके बाद एक डायग्राम है वो मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हमारे पास ये खत्म हो जाएगा प्रोसीजर। ये आपकी बुक के पेज नंबर 133 पे ये डायग्राम दी हुई है। ये बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल है समझने में। एक ऐसे है ग्राफ दिया हुआ है, साइड पे डायग्राम। असल में ये वही 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं जो हमने उधर से बनाई थी। अगर आप इसको फर्स्ट टेस्ट ट्यूब कंसिडर करो, इसको सेकंड टेस्ट ट्यूब कंसिडर करो और इसको थर्ड, तो उन्होंने कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि यहाँ एक पहले वाले में यहाँ है एक मोटा सा, दूसरे वाले में जो है उससे थोड़ा सा ऊपर है, और तीसरे वाले में एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो उन्होंने नीचे देखिए, अगर आपको लिखा हुआ है तो यहाँ लिखा हुआ है बॉटम ऑफ ट्यूब और यहाँ लिखा हुआ है टॉप ऑफ ट्यूब। तो बॉटम ऑफ ट्यूब का क्या मतलब है, वही टेस्ट ट्यूब जो आपने इस तरह बनाई थी वो अगर इस तरह बना दे तो बॉटम ऑफ ट्यूब पे क्या था, सीजियम, यानी ये सीजियम वाली साइड है और ये क्लोराइड वाली साइड है। तो पहला वाला है उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है N15 बैंड, जो पहला आपने डीएनए निकाला था ना ये वो शो कर है, तो वो सीजियम की साइड पे था ना, ये दूसरा निकाला था वो इंटरमीडिएट था, वो से थोड़ा सा ऊपर है। तीसरे वाले में 2 बैंड थे, एक ऊपर लाइटर क्लोराइड की तरफ था और एक दरमियान में था, तो वो ये शो कर रहा है। साथ अब आपके पास ग्राफ्स बने हुए हैं, ग्राफ्स में नाम है राउंड्स ऑफ एप्लीकेशन। पहला ग्राफ ऐसा है, यहाँ लिखा है 0, 1 और 2। राउंड ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब है कि जब उसको 0 मिनट में निकाल दिया तब कोई रेप्लिकेशन हुई थी, अभी नहीं कोई राउंड नहीं हुआ था, 0 राउंड थी। जब 20 मिनट्स बाद निकाला तो पहला राउंड हो चुका था, जब 40 मिनट्स बाद निकाला तो वो 2 दफा रेप्लिकेट कर चुका था, तो वो 2 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन है। और इस ग्राफ का क्या मतलब है, इस पीक का मतलब ये है कि असल में कितने बैंड्स आपको टेस्ट ट्यूब में शो रहे हैं। बैंड्स का मतलब है कि अगर सारा डीएनए, अगर 2-3 डीएनए के मॉलिक्यूल इधर ही पड़े हो ना तो ये एक बैंड है, अगर थोड़े से इधर पड़े हो थोड़े से इधर पड़े हो तो ये 2 बैंड्स है, अगर 3 जगह पड़े 3 बैंड। तो पहले वाले में हमें कितने बैंड शो हुए थे, 1 बैंड, तो 1 पीक है। दूसरे वाले में भी 1 बैंड ही शो हुआ था, फिर 1 पीक है। तीसरे वाले में जाके 2 बैंड शो हुए थे, तो 2 पीक्स हैं। ओके, सो आई होप समझ आ गया होगा। ये इसमें सिर्फ यही है, और ये मिसेल्स एंड स्टार एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन का अब हम मेन प्रोसीजर पढ़ने लगे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए का डुप्लीकेट करना या डिवाइड होना। इसके ये हमारे पास किसी भी पॉइंट ऑफ डीएनए से स्टार्ट नहीं हो जाती, स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है, वहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। वो पॉइंट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद है एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से हैं, पहले हम एंजाइम्स देख लेते हैं ताकि जब हम प्रोसीजर पढ़ें तो हमें आसानी हो। एंजाइम सबसे पहले हेलिकेज। हेलिकेज जो है वो स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को अनवाइंड कर देता है
और उसको स्ट्रेट बना देता है, यानी ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर था ये अब स्ट्रेट हो गया। उसके बाद है सेकेंड एंजाइम सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, इनको हम SSBs भी कहते हैं। ये हमारे पास अब एक दफ़ा हेलिकेज ने अनबाइंड कर दिया। अब जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं ये रिकॉइलिंग से बचाती हैं, यानी जो एक दफ़ा अनबाइंड हो चुका है वो स्ट्रक्चर दोबारा बाइंड ना हो जाए, हमारी सारी हेलिकेज की मेहनत ज़ाया ना हो जाए, इसलिए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जो ये ग्रीन कलर में शोइंग है, ये आके यहाँ अटैच हो जाती हैं और फिर उसको अनवाइंड करती हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर रखती हैं ताकि वो जुड़े ही ना। उसके बाद है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज एक्ट करता है उस हिस्से पे जो कि रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, अगला हिस्सा जो बाद में रेप्लिकेट करेगा। अच्छा, पहले ये देख लें कि जिस हिस्से से आगे स्पाइरल हिस्सा होता है, पीछे स्ट्रेट हिस्सा, यानी जहाँ पे हेलिकेज एक्ट करके इसको खोलता है, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोक। सो जो टोपोआइसोमरेज होता है वो रेप्लिकेशन फोक से अगले हिस्से, इस हिस्से पे काम करता है और इसकी सुपर कोइलिंग से बचाता है। सुपर कोइलिंग यानी बहुत ज़्यादा बल ना पड़ जाए। फिर एंजाइम है प्राइमेज। प्राइमेज जो होता है वो RNA प्राइमर कंस्ट्रक्ट करता है। फर्स्ट पार्ट मतलब रेप्लिकेशन प्रोसीजर का वन ऑफ द फर्स्ट पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये आपको बाद में बताऊंगी क्या होता है। उसके बाद है DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज की 3 क्लासेस हैं, 1, 2 और 3। और 3 जो है वो मेजर एंजाइम है रेप्लिकेशन का, DNA रेप्लिकेशन का। इसके जो फीचर्स हैं वो अलहदा से मैं पढ़ाती हूँ इसके बाद। जो 1 और 2 है वो रिपेयर के काम आती हैं, वो मेन उनका काम नहीं है DNA रेप्लिकेशन में, वो वैसे DNA रिपेयर में और फुल प्रूफ रीडिंग में काम आती हैं। 1 का एक स्पेशल फंक्शन है जो एंड पे पढ़ेंगे, द क्वेश्चन मार्क का नेट स्टेट, इट हैज स्पेशल फंक्शन। आखिर में है लाइगेस। लाइगेस DNA के 2 सेगमेंट्स को आपस में ग्लू करके जोड़ देता है, यानी एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, तो उनको जोड़ देगा ग्लू करके, ठीक है। ये लाइगेज का फंक्शन है। तो हमारे पास कितने एंजाइम हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हेलिकेज अनवाइंड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो प्रिवेंट करती है रिकॉइलिंग को। ट्रोपोआइसोमरेज प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग। प्राइमेज RNA प्राइमर बनाता है। DNA पॉलीमरेज 1, 2 और 3 और लाइगेज। ओके, अब इसके बाद DNA पॉलीमरेज 3 के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, इसलिए उसको सेपरेटली पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले कि ये हम क्योंकि बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, तो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, उसका ट्रू रेप्लिकेटिंग एंजाइम DNA पॉलीमरेज 3 होता है। 1, 2 का माइनर रोल है। दूसरी बात ये है इसका साइज और कॉम्प्लेक्सिटी में ये 10 टाइम्स लार्जर है देन DNA पॉलीमरेज 1। यही इसके स्पेशलिटी को बता रहा है कि इतना बड़ा है तो बड़ा मेजर रोल है। तीसरी बात यह है ये डायमर है, यानी एक एंजाइम की 2 सब यूनिट्स हैं। उसके बाद ये है कि ये जैसे सिलाई मशीन में से कपड़ा आगे को जाता है ना, मतलब कपड़ा आगे को जाते जाते सुई उसी जगह होती है, इसी तरह ये एंजाइम अपनी जगह पे होता है इधर, और ये DNA की जो स्ट्रैंड है ये इसके अंदर से ना आगे को पास करती जाती है। अब वो किस स्पीड पे आगे जाती है, वो है 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में DNA के 1000 न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर से पास कर जाते हैं। इसके अलावा DNA पॉलीमरेज के एक्शन की कुछ कंडीशंस हैं, यानी कुछ ये अपनी शराइत मनवाते हैं, लाडला एंजाइम है, कुछ शराइत मनवाते हैं और फिर काम करते हैं। एक पहली शर्त तो ये कि इसने जब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने होते हैं तो ये ऐसे नहीं होता कि ये हमारे पास थी ना स्ट्रैंड, ये DNA था, उसको जब हेलिकेज ने अलहदा कर दिया तो वो ऐसे हो गया। मैं बड़ा बनाती हूँ। ओके, ये है जब उसको हेलिकेज ने खोल दिया तो वो ऐसा तो वो सॉरी इस तरह हो गया। तो अब यहाँ पे हमने नई स्ट्रैंड ऐड करनी है ना, इवेंचुअली आपके पास नई स्ट्रैंड ऐसे बनेगी और ऐसे। तो DNA पॉलीमरेज ने अगर यहाँ से काम करना शुरू करना है तो वो ऐसे नहीं शुरू करेगा कि बिल्कुल आउट ऑफ नथिंग, जीरो मटेरियल से वो काम शुरू करे। वो कहता है कि पहले मुझे कुछ दो फिर मैं काम शुरू करूंगा। जैसे वो कहते हैं पहले मुझे ना थोड़े से पैसे एडवांस दे दो फिर मैं काम शुरू करूंगा। तो वो जो एडवांस पैसे है ना, यानी उसको एक थोड़ी सी हम न्यूक्लियोटाइड की चेन देते हैं इस तरह, जो कि पेरेंट मॉलिक्यूल से, रेड में पेरेंट मॉलिक्यूल है उसके साथ बाइंड होती है ऑलरेडी। उसके बाद वो उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू करता है और काम करता है। यानी
It adds nucleotides only to the pre-existing chain of nucleotides which are shown in green, already paired with parent DNA. ठीक है, अब इस चेन को हम क्या कहते हैं, इस छोटी सी चेन को जो ग्रीन कलर की है, ये अमेजिंग बात है कि डीएनए रेप्लिकेशन में ये छोटी सी जो चेन होती है ग्रीन कलर की, इसको प्राइमर कहते हैं एक्चुअली, और ये आरएनए से बनी होती है। और ये अबाउट इसके अंदर 10 आरएनए के न्यूक्लियोटाइड, आरएनए और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में डिफरेंस आपने पहले पढ़ा होगा, उसमें यूरेसिल होती है, इसी तरह उसकी शुगर में डिफरेंस होता है, राइबोस शुगर होती है। तो ये जो 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स अबाउट 10 होते हैं इसमें, और ये पहले आके यहाँ पेरेंट मॉलिक्यूल पे बाइंड करती है, यानी अगर ये है तो पहले ये बाइंड करेगी, फिर ये एंजाइम आएगा, यहाँ ये मोटा सा मैंने एंजाइम बना दिया और ये चेन बनाना शुरू करेगा फर्दर। ओके, पहली शर्त तो ये हो गई कि वो उसको प्री एग्जिस्टिंग एक प्राइमर चाहिए होता है। अब वो प्राइमर प्राइमेज एंजाइम जो हमने पहले पढ़ा था, जो मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्ट करता है प्राइमर, तो उसका यही काम है कि वो प्राइमर का बनाएगा। सेकेंड उसकी शर्त ये है, ये कंडीशन ये है कि जो उसने नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है वो 3 एंड पे है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि जो डीएनए होता है उसकी दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होती हैं। एक स्ट्रैंड जो होती है उसका एक एंड 5 एंड होते हैं, दूसरा एंड 3 एंड होते हैं, जबकि जो दूसरी स्ट्रैंड होती है उसका एंड एक 3 होता है और दूसरा 5 होता है। मतलब हम अप डाउन या डाउन अप की जाए उसको 5 प्राइम और 3 प्राइम और 3 प्राइम और 5 प्राइम, यानी एक 5 to 3 प्राइम होता है और एक 3 प्राइम to 5 प्राइम होता है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है वो नए न्यूक्लियोटाइड सिर्फ 3 एंड पे ऐड करता है। यानी अगर ये एक चेन है, यानी अगर ये चेन है जो हमने स्ट्रैंड ओपन की है, ये प्राइमर है ना, प्राइमर के भी उसी तरह 3 प्राइम और वो प्राइम होते हैं। ये प्राइमर का 5 एंड होना चाहिए, ये 3 एंड होना चाहिए, नजर आ ऐसे, ये 5 एंड होना चाहिए, 5 प्राइम एंड, और ये 3 प्राइम एंड। और तो यहाँ पे वो ऐड करेगा 3 प्राइम एंड पे, यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। अच्छा, तो फिर ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगी? डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ये होगी या ये होगी? इस डायरेक्शन में ग्रो करेगा, क्योंकि 5 से 3 और 3 पे ऐड करें तो इस डायरेक्शन में ग्रो करें। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या बन गई? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ओके, अब रेप्लिकेशन प्रोसेस पे आते हैं। ये एक डीएनए है जिसको, जो ओरिजिनली ऐसे था और इसको हेलिकेज ने यहाँ रख के अनवाइंड कर दिया। ठीक है, सो अब इस डीएनए की 2 हमारे पास वो हो गए। सबसे पहले यहाँ बना दी हेलिकेज, यहाँ पे ये आपकी बुक में डायग्राम बनी है तो वहाँ से देख लें साथ साथ। हेलिकेज ने उसको अनवाइंड कर दिया। नंबर 2 पे हमारे पास कौन सी प्रोटीन्स थी? एसएसबीज ने यहाँ आके उसको हेल्प कर दिया कि वो अनवाइंड ही रहे। टोको आइसोमरेज यहाँ कहीं एक्ट कर होगा, उसको आपको बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम प्राइमेज पे, क्योंकि शुरू करना है तो प्राइमेज पे। तो जो डीएनए थी हमारे पास वो किस डायरेक्शन में जा रहा था? 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो जो नया ये 3 एंड है तो इसके ऑपोजिट 5 प्राइम एंड होगा ना, तो प्राइमर सबसे पहले इधर लगेगा। प्राइमेज ने आके एक छोटा सा आरएनए प्राइमर बना दिया। अब ये प्राइमर आ गया। अब डीएनए अब ये प्राइमर के क्या है, ये 5 प्राइम एंड है इसका, ये 3 है। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इस जगह पे आराम से एक्ट कर सकता है। ये फॉर एग्जांपल आपका बड़ा सा रेड कलर का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। इसने यहाँ पे आके, ये मैं ब्लू कलर से नई स्ट्रैंड शो कर रही हूँ, उसने आके यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स डालने शुरू कर दिए। ठीक है, यहाँ पहले वो न्यूक्लियोटाइड डालेगा, फिर वो यहाँ से आगे मूव कर जाएगा इधर,
फॉर एग्जाम्पल वो जब इधर मूव कर जाएगा तो पीछे वाले इस सारे हिस्से पे, मतलब डीएनए इसके अंदर से मूव कर जाएगा, इस सारे हिस्से पे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर जाएंगे। इनकी क्या डायरेक्शन है, ये 3, तो अब ये 3 डायरेक्शन इधर आ गई ना, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगी। समझ आ गई? तो ये तो सिंपल है कि जो एक स्ट्रैंड में डायरेक्टली पहले प्राइमर लगा और उसके बाद उसके 3 एंड से शुरू हो गए प्राइमर के ऐड होना न्यूक्लियोटाइड्स, तो जो सिंपली न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहेंगे, यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर और हिस्सा अनवाइंड होगा, फिर और, तो जिसमें सिंपली ऐसे ग्रोथ है उसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन नीचे वाला जो है ना उसमें थोड़ा मुश्किल हिसाब है, उसमें आप यहाँ प्राइमर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ 5 एंड है, उसके ऑपोजिट प्राइमर का 3 एंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइमर यहाँ लगा के दिखाऊं, ये 3 एंड लगेगा प्राइमर का, ये 5 एंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 5 एंड है, तो यहाँ पे तो प्राइमर लग ही नहीं सकता, डेड एंड है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अब वो क्या करेगा? इसका उसने एक हल सोचा है, वो ये कि वो अपने जो प्राइमर होता है वो इधर लगाने की बजाय, अगर ये 5 एंड है तो ये कौन सा एंड होगा? ये 3 एंड होगा ना, ये 3 के वाली तरफ है, तो यहाँ प्राइमर लगा देता है। ओके, अब ये प्राइमर का 5 एंड है और ये 3 एंड है, तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर देगा। पहले वो यहाँ होगा, फिर वो यहाँ जाएगा, तो ऐसे हमारे पास ऐड हो जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे। अच्छा, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 की एक सब यूनिट है और ये दूसरी सब यूनिट है। डायमर था ना, एक सब यूनिट इस पे। अब ये जो था ये इस डायरेक्शन में ग्रो करेगी, लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द, ये क्या है? रेप्लिकेशन फोर्क। फोर्क क्या कहते हैं? फोर्क कांटे को कहते हैं। कांटे ऐसे होते हैं ना, लाइक उसमें तो चलो कांटे में हमारे जो पाकिस्तान में हम खाने के लिए कांटे यूज होते हैं 3 या 4 ऐसे लगे होते हैं, लेकिन असल में फोर्क इस चीज़ को कहते हैं। तो ये यही चीज़ बन रही है ना इधर ऐसे, तो ये हमारे पास फोर्क है। ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क। तो जो स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क ग्रो करिए उसको लीडिंग स्ट्रैंड करिए, ये जो है ये ऐसे ग्रो करिए इस डायरेक्शन में, इसको कह रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड। एक बात याद रखनी है, डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन हमेशा उस स्ट्रैंड की देखनी है जो नहीं आ रही है, तो वो हमेशा 5 to 3 आएगी। इसकी 5 to 3 है ना, ये 5 अगर प्राइमर का लें तो ये 3, तो जब प्राइमर उसके बाद ये भी यहाँ से 3 प्राइमर का था यहाँ पे, तो इसने यहाँ ऐड करने शुरू किया, तो इसका 5 बनेगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 5 to 3 ही हमेशा डायरेक्शन रहेगी। अच्छा, एक बात और कि ये जो आरएनए प्राइमर के होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, इनको रिप्लेस कर देते हैं हमारे पास बाद में डीएनए के सेगमेंट्स, और वो डीएनए के सेगमेंट्स कौन न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं? कौन ऐड करते हैं हमको? डीएनए पॉलीमरेज 1। वो जो क्वेश्चन मार्क था पहले वाले में वो इसलिए था कि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो प्राइमर को, आरएनए को रिप्लेस कर देता है विद डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। डीएनए पॉलीमरेज 1 रिप्लेसेस द आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ प्राइमर विद डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये लग गए यहाँ, तो ये क्या डायरेक्शन हो गई? जब वो सारा डीएनए बन जाएगा 5 to 3 हो गई ना, वही डायरेक्शन है ना। इसमें भी जब लग जाएगा तो वो 5 to 3 हो जाएगी, लेकिन इसमें अभी हमने एक और बहुत मेजर स्टेप हमारी मुश्किल है अभी जो हमें पता चलेगी, वो ये कि जब ये यहाँ तक मूव कर जाएगा फिर क्या होगा? ये यहाँ तक मूव कर गया, जो अनवाइंड डीएनए था वो खत्म हो गया। इसने भी रिप्लेस कर दिया, प्राइमर को भी रिप्लेस हो गया। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ग्रो हो गया। अब क्या होगा? आगे तो खत्म हो गया, डीएनए तो सारा इस तरफ है। अब क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से उतर जाएगा, हेलिकेज यहाँ से और अनवाइंडिंग करेगा।
हम ड्रॉ करते हैं। मतलब इससे अगला स्टेप ये है कि हेलिकेज थोड़ा सा और पीछे चला गया। ओके, एसएसबी प्रोटीन्स वैसे ही रखी हुई है ऊपर वाले हिस्से में, तो वो सही चलता आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ उसका जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें वो बिल्कुल अपना काम नॉर्मली जारी रखना है और अनवाइंड हुआ हेलिकेज ने वो आगे आगे डाली जाएगा, उसको क्या मसले। इसमें मसला है ना, वो यहाँ था। इसमें तो पॉलीमरेज साहब इधर खड़े हुए हैं कोने में, आगे ना आगे कोई रास्ता है ना पीछे कोई रास्ता है, आगे खाली जगह है, पीछे उसने पहले ही बना दिया, कहाँ जाए वो। अब वो क्या करेगा, वो उतर के छलांग मारेगा। थोड़े वो यहाँ से उतरा, वो तो छलांग मार के इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पे पहले से ही सॉरी इधर भी नहीं, सॉरी अच्छा, अब जब वो इधर था ना तो आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनए प्राइमेज ने यहाँ एक प्राइमर और बना दिया। ठीक है, अब ये छलांग मारेगा और इधर आ जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये आगे जाता रहेगा और यहाँ हमारे पास आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बनते रहेंगे। फिर यहाँ पहुंच के जहाँ आगे भी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स पहले से बने हुए हैं, पीछे भी बने हुए हैं, अब वो उसके पास फिर अब मैं क्या करूं, ये भी आरएनए से रिप्लेस हो जाएगा। अब क्या करेगा, पीछे से और डीएनए अनवाइंड होगा, हेलिकेज को और थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, खोल देगा वो और हेलिकेज इधर आ गया, एसएसबीज आ गई, ऊपर वाला बिल्कुल अपनी मस्ती में मगन, लीडिंग स्ट्रैंड, इसलिए उसको लीडिंग कहते हैं, उसको कोई मसला नहीं है, वो लीड कर रहा है और पहले बना लेता है, बनाई जा रहा है। इसने अब फिर एक और छलांग मारनी है, यहाँ आरएनए प्राइमर एक और बन गया प्राइमेज की मदद से, इसने छलांग मार के फिर आ जाना है इधर। ठीक है, और फिर इसने आगे मूव करना है तो यहाँ हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड बन जानी है। ठीक है, इस तरह ये पीछे जाता रहेगा और हमारे पास इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, डीएनए उस तरफ है, ये इस तरफ को बन रही है, लैगिंग स्ट्रैंड लीडिंग से ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अब एक और आखिरी मसला जो है, अब फर्ज करें वो और पीछे चला गया, वो वहाँ कहीं चला गया, ये और खुल गया, डीएनए पॉलीमरेज वहाँ कहीं है, ये 3 सेगमेंट्स बन गए हैं जो आपस में जुड़े नहीं हुए, मतलब बिल्कुल पास पास हैं मगर जुड़े नहीं हुए, क्योंकि वो बिल्कुल पास जब पहुंच जाते हैं ना इधर तो फिर वो जंप करते हैं। अब क्या करें, ऐसे तो नहीं होता डीएनए के इसके टुकड़े पड़े हों, तो क्या करेगा, इन सेगमेंट्स का एक नाम है ओकाज़ाकी सेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स, सॉरी नॉट सेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स। ये फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए हैं इन द लैगिंग स्ट्रैंड दैट आर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए सिंथेसाइज्ड इन डिसकंटिन्यूअस मैनर बाय डीएनए पॉलीमरेज 3 इन लैगिंग स्ट्रैंड। अब इनके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 100 to 200 होते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, जिनके अंदर हम भी आते हैं, और 1000 to 2000 होते हैं प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, अब इनको जोड़ना है आपस में, क्योंकि डीएनए के आखिरी स्टेप है। अब क्या होगा, अब आएगा लाइगेज। लाइगेज क्या था, ग्लू लगाता था, वो यहाँ ग्लू लगाएगा, यहाँ ग्लू लगाएगा और इन दोनों को जोड़ देगा आपस में।
और हमारे पास एक फुल स्ट्रैंड बन जाएगी। और इस तरह हमारे पास ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आपस में जुड़ जाएंगे और जो लीडिंग स्ट्रैंड तो वैसे ही कंप्लीट, लैगिंग स्ट्रैंड भी कंप्लीट हो जाएगी। एक पॉइंट है कि जब ये डीएनए जो पॉलीमरेज है फॉर एग्जांपल यहाँ से उसने यहाँ जंप किया तो तकरीबन कितने सेगमेंट्स डीएनए के छोड़ के वो जंप करते हैं, मतलब डीएनए ये ब्लैक वाला पेरेंट डीएनए के कितने सेगमेंट छोड़ के वो जंप करते हैं, तो 2000 न्यूक्लियोटाइड्स टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क। यानी अगर ये था ना, यहाँ खड़ा था वो, यहाँ उसने सारी बना ली थी, तो अब उसने ये प्राइमर है, यहाँ उसने जंप करना है, तो ये अबाउट 1000 to 2000 सेगमेंट्स था और टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, अब ये डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, बहुत आसान प्रोसीजर है, बहुत मजे का प्रोसीजर है, तो आई होप समझ आ